नमस्कार, स्वदेश विशेष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। कैंसर, ये शब्द सुनकर डर सा लग जाता है। बीमारी का डर, लंबा ट्रीटमेंट और एक नाउम्मीदी घर कर जाती है। यहाँ तक कि जो लोग स्वस्थ होते हैं, हेल्दी होते हैं, अपनी सेहत को लेकर जो हमेशा जागरूक रहते हैं, उनको भी ये बीमारी कभी ना कभी डराती है। या यूं कह लीजिए, शायद हम आज ये जो चर्चा कर रहे हैं, इस चर्चा को देखते हुए भी लोगों के मन में कई आशंकाएं पैदा होंगी। WHO के मुताबिक ये बीमारी हर मिनट दुनिया भर में 17 लोगों की जिंदगियां लील रही है। ये बीमारी भारत को भी अपनी चपेट में लेती जा रही है। हर साल 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है, ताकि लोगों को इसके बारे में ज्यादा अवेयर किया जा सके। इस दिन का उद्देश्य कैंसर के कारण, लक्षण, बचाव, उपचार के बारे में लोगों को ज्यादा से ज्यादा शिक्षित करना है। दुनिया में हर साल करीब 1 करोड़ लोग कैंसर की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। हालांकि कैंसर को लेकर अब तस्वीर थोड़ी थोड़ी बदलने लगी है। अब कैंसर का इलाज अगर वक्त पर पता चल जाए तो संभव है बहुत हद तक ये जो ट्रीटमेंट है उसके जरिए मरीज को राहत पहुंचाई जा सकती है, बशर्ते, जैसा मैंने कहा आपको, कि ये वक्त पर डिटेक्ट हो जाए या हम इसे पकड़ पाए। हम इस शो के दौरान कुछ आंकड़े भी आपको दिखाएंगे, साथ ही जागरूकता के लिए कुछ बेहतर जानकारियां वक्त वक्त पर आपकी स्क्रीन पर आपको देखने को मिलेंगी। मगर आज के शो का मुख्य उद्देश्य जो है वो है कैंसर की बीमारी के बेसिक्स को समझना, इलाज के तरीकों पर चर्चा करने के साथ ही वक्त से पहले कैसे कैंसर को शरीर में फैलने से रोका जाए, कैसे जागरूकता बढ़ाई जाए, इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल हो रहे हैं बेहद खास मेहमान। उन मेहमानों से सबसे पहले आपका परिचय करा दूं। डॉक्टर अंशुमान कुमार हैं हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होते हुए। डॉक्टर अंशुमान के साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं धर्मशिला हॉस्पिटल, जैसा हमने आपको बताया, वहां से डॉक्टर अंशुमान होंगे। उसके अलावा सुषमा प्रसाद हमारे साथ होंगी, जो कि सीनियर डाइटिशियन हैं एक्शन कैंसर हॉस्पिटल दिल्ली में। डॉक्टर राजीव टांगरी साहब हमारे साथ हैं, टेक्निकल डायरेक्टर हैं आप लाल पैथ लैब में। बहुत बहुत स्वागत सभी का। अंशुमान जी अब से थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, और जाहिर सी बात है कि इन सब के बीच में सबसे पहले जब बात आती है कैंसर की, तो इसका पता कैसे लगाएं। डॉक्टर राजीव, मैं आपके पास आना चाहूँगा। एक कैंसर जो है, अक्सर इसके बारे में कहा जाता है इसका पता बड़ी देरी से चलता है, लेकिन एक सामान्य उत्सुकता ये है कि किस तरह से वक्त से पहले इसका पता लगाया जाए। क्या मैं एक हेल्दी व्यक्ति हूँ और मुझे किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो, उसके बावजूद क्या मुझे साल में कोई ऐसा चेकअप, ऐसे बेसिक्स टेस्ट कराने चाहिए जिससे मैं निश्चिंत हो पाऊँ कि मेरे शरीर में कैंसर है या नहीं? और अगर ये टेस्ट कराने ज़रूरी हैं आज के वक्त में, तो वो कौन कौन से टेस्ट होते हैं? जैसा आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वर्ल्ड में और इवन इंडिया में कैंसर का जो नंबर ऑफ पीपल जिनको कैंसर हो रहा है बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और बाय एन एस्टिमेट इंडिया में करीबन साल में 30 लाख टोटल 30 लाख कैंसर के पेशेंट होते हैं, जिसमें अराउंड हर साल 13-14 लाख नए पेशेंट्स होते हैं। और कैंसर डेथ की जो रेट है अगर इंडिया में देखा जाए तो करीब 8.5-9 लाख पेशेंट्स दे डाई बिकॉज ऑफ कैंसर इन इंडिया। तो बहुत ज़रूरी है कि कैंसर को हम बहुत अर्ली स्टेज पे पकड़ें। जैसे कि सब लोग जानते हैं कि कैंसर के स्टेज 1, 2, 3, 4 ऐसे स्टेजेस होती हैं। तो अगर स्टेज 1 में अर्ली डिटेक्शन हो जाता है कैंसर का, तो उसको बीट करना, उसको ऑलमोस्ट कंप्लीटली क्योर करना बहुत इजी हो जाता है। तो जो बहुत कॉमन कैंसर हैं, स्पेशली फीमेल्स में अगर देखा जाए तो ब्रेस्ट का कैंसर जो है वो बहुत कॉमन है। सर्विक्स का कैंसर, जो यूट्राइन सर्विक्स का कैंसर है, वो बहुत कॉमन है। और मेल्स में लंग कैंसर और ओरल कैविटी का कैंसर बहुत कॉमन है। सो टेस्टिंग के लिए जो स्क्रीनिंग टेस्ट जो कि अप्रूव्ड हैं FDA, WHO के द्वारा, वो ब्रेस्ट के लिए मैमोग्राफी एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, जो कि फीमेल्स को आफ्टर मिडिल एज 30-35 की एज के बाद रेगुलरली अगर वो करवाते रहें, और सेल्फ एग्जामिनेशन
उससे अर्ली डिटेक्शन करना बहुत आसान हो जाता है। सिमिलरली सर्वाइकल कैंसर जो है उसके लिए वर्ल्ड वाइड FDA अप्रूव्ड टेस्ट है पैपस्मियर। सो वो भी रिकमेंडेड है कि आफ्टर 30 और 35 इयर्स ऑफ एज इट शुड बी डन ऑन ए रेगुलर बेसिस, और वो करवाने से हम कैंसर को बहुत जल्दी डिटेक्ट कर सकते हैं, और जितना जल्दी हम डिटेक्ट कर पाएंगे उसको ट्रीट करना उतना ही इजी होगा। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर राजीव, आपने कहा कि ज़रूरी यही है कि वक्त से पहले अगर हम डिटेक्ट कर लें और इसको पहचान पाएँ तो बहुत हद तक इस पर रोकथाम लगाई जा सकती है। और अभी तो बहुत से ऐसे विकल्प हमारे सामने हैं जिसके ज़रिए, जैसा डॉक्टर राजीव ने बताया, कि उसके ज़रिए आप इन परीक्षणों की सहायता से कैंसर का पता लगा सकते हैं, निश्चिंत हो सकते हैं कि आपके शरीर में कैंसर है या नहीं। हमारे साथ डॉक्टर अंशुमान भी जुड़ गए हैं। अंशुमान, बहुत बहुत स्वागत आपका। जो 2020 की रिपोर्ट है, जो सबसे क्रेडिबल रिपोर्ट मानी जाती है, जो ख़ास तौर पे बात करें नेशनल कैंसर रजिस्ट्री रिपोर्ट 2020, उसमें एक चीज़ साफ है कि चाहे पहाड़ी राज्य हों, दक्षिण राज्य हों, बहुत नेचर के करीब जो लोग रहते हैं, वहाँ हर तरफ कैंसर बढ़ता जा रहा है। जो पैटर्न आप देख रहे हैं भारत के लिहाज से, वो आप लोग को चौंका रहा है, या ये एक तरह से जो पहले ट्रेंड्स देख रहे थे उस हिसाब से ये इस तरह की फिगर्स या इस तरह से बढ़ोतरी बहुत आपको लग रही थी कि ऐसी ही फिगर्स आने वाले वक्त में देखने को हमें मिलेंगे? जी, बड़ा अहम सवाल आपने उठाया है, लेकिन इसका जवाब मैं उतनी सहजता के साथ आपको बता दूं। पिछले 18 साल से पब्लिक प्रेजेंटेशन में मैं एक ही बात बोल रहा हूं कि अगर यही रवैया रहा तो बाय 2020 में इंडिया इज गोइंग टू बी द ग्लोबल कैपिटल ऑफ कैंसर, मतलब विश्व के कैंसर की राजधानी हिंदुस्तान हो जाएगा। अभी डिक्लेयर नहीं किया गया है, 2025 तक डिक्लेयर भी हो जाएगा, क्योंकि जब सर से पानी ऊपर चढ़ जाएगा। तो चौंकाने वाला विषय जरूर है, लेकिन मुझे आश्चर्य नहीं है। क्यों नहीं आश्चर्य है? कि कैंसर के कारण आपके 5 से 15% ही जेनेटिकल हैं, बाकी सब आपके वातावरण में है। और वातावरण की हालत क्या है, किसी से छुपा नहीं है। वायु प्रदूषित, मिट्टी प्रदूषित, खाना एडल्ट्रेटेड या प्रदूषित, जल प्रदूषित, एयर पोल्यूशन, दिल्ली एनसीआर में रहने वालों को पता है क्या हालत है। इन चीजों को देखते हुए और साथ में इंडिविजुअल, हर व्यक्ति पाश्चात्य जीवन शैली की बुराइयों को, खाने से लेकर सारी चीजें उठा लिया और अच्छाइयों को छोड़ दिया, और अपनी हिंदुस्तान की, भारतीय संस्कृति की अच्छाइयों को छोड़ा ही था। ये जो समन्वय संतुलन बिगड़ा, इसका नतीजा कैंसर ही होना चाहिए था और हुआ। आज भी अगर हम इन चीजों को ठीक करके चाहें कि इस पे रोक लगाएं, तो कैंसर की गाड़ी ऐसी एक गाड़ी है जिसपे आज अगर ब्रेक दबाएंगे तो रिजल्ट इसका 10 साल बाद दिखेगा। लेकिन लगाना इसलिए जरूरी है, इतने क्वालिफाइड डॉक्टर हिंदुस्तान में नहीं है, इतने अस्पताल नहीं है, और चाहे तो सरकार जीडीपी का कितना पैसा खर्च कर ले, इतने मरीजों को एडजस्ट नहीं किया जा सकता इलाज के लिए। इसलिए रोकथाम इलाज से बेहतर है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और जो रैपिड राइज इन कर्व देख रहे हैं, ऑलरेडी कैंसर भारत में एपिडेमिक हो चुका है, इसमें कोई दो मत नहीं है। बिल्कुल, और ये बात हम लगातार इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि जिस तरह की स्थिति है उसको कहीं ना कहीं हम शायद 2025 को एक अनुमान के तौर पर भले देख लें, लेकिन ये बात सभी विशेषज्ञ मान रहे हैं कि इसने महामारी का रूप ले लिया है भारत में। और हमने पूरे शो के दौरान इस बात पर जोर दिया कि हम बेसिक्स पर ही बात करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी बातें करके जो आम दर्शक को जो टेक अवे होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। सुषमा जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। डॉक्टर्स, विशेषज्ञ सभी ये मान रहे हैं कि सबसे बड़ा फैक्टर जो है एक तो वातावरण, और दूसरा ये है कि हमारा खान पान, हमारी जीवन शैली और हमारी कुछ आदतें। आपने बड़े करीब से कैंसर पेशेंट्स के साथ काम किया है और आप लगातार उनसे दो चार होती हैं। एक कैंसर पेशेंट का खान पान तो वो अलग अलग केसेस पे डिपेंड करता होगा, लेकिन एक आम व्यक्ति जो बचा रह सके या अपने शरीर को इस तरह से इम्यून बना सके, उसके लिए क्या सुझाव देंगे? 100% इम्यून बनाना थोड़ा टफ है, क्योंकि एनवायरमेंटल चेंजेस हैं, जेनेटिक्स है, जैसा बाकी विशेषज्ञों ने बताया। पर हम जो खाना खाते हैं, जो हमारा डाइट होता है रोजमर्रे का, वो बैलेंस न्यूट्रिशन होना चाहिए।
हम आजकल जंक फूड, फास्ट फूड की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, पैकेज्ड आइटम या प्रोसेस्ड फूड ज्यादा यूज कर रहे हैं। उसमें जो आपकी बीमारी से लड़ने की, रोगों के से लड़ने की क्षमता जो हमारे शरीर की होती है, वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। साथ ही हम बैलेंस न्यूट्रिशन नहीं लेते हैं। बैलेंस न्यूट्रिशन मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल जो हम लोगों को लेना चाहिए आमतौर पे, वो हम नहीं कर रहे हैं। अगर एक प्रॉपर बैलेंस डाइट हम लेते हैं तो हाँ, कह सकते हो कि बहुत हद तक हम बीमारियों से, कैंसर से बच सकते हैं। 100% तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ, हम 60 to 70% बीमारियों को अवॉइड कर सकते हैं। बिल्कुल, तो कहीं न कहीं हमें अपने खान-पान, अपनी जीवन शैली में बदलाव करना होगा। और ज़ाहिर-सी बात है इन सब के बीच डॉक्टर अंशुमान, मैं एक बार फिर आपके पास आना चाहूँगा। जो रिपोर्ट मैं पढ़ रहा हूँ और जहाँ भी हम जो भी रिसर्च देख रहे हैं, किसी मेडिकल जर्नल में देख रहे हैं, भारत के पर्सपेक्टिव से एक बात बहुत चौंका रही है। उसको ज़्यादा एक्सप्लेन आप कर पाएँगे। प्रकृति के करीब जो इलाके हैं, पहाड़ से सटे हुए इलाके हों, चाहे दक्षिण के राज्य हों, दक्षिण के बारे में तो कहा जाता है कि वहाँ तो ऑर्गेनिक फूड जो है वो वहाँ की जीवन शैली का बहुत बड़ा हिस्सा है। उसके बावजूद इन इलाकों में कैंसर का तेजी से फैलना, इसकी क्या प्रमुख वजहें आप साफ तौर पर देखते हैं? जी बिल्कुल। देखिए, प्रकृति के जितना करीब रहिएगा, सच है कैंसर उतना कम होगा, जिसमें आपका आहार विहार व्यवहार विचार सब वहां पे बैलेंस रहता है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलीविजन, सीरियल, फिल्म, व्हाट्सएप, फेसबुक जैसी चीजें अब दूरियां खत्म कर चुके हैं। जो मेट्रोपॉलिटन सिटी के लोग जो लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं, प्रकृति के बीच में भी रह के वो पैक्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड वहां भी खाने लगे। उनकी भी दिनचर्या बदल गई, देर तक सोना, रात में पार्टी करना, और व्यसन की जो आदतें हैं तंबाकू से उत्पादित या अल्कोहल से, ये सारी चीजें वहां भी पहुंच चुकी है। दूसरा, जो प्रकृति की बात आप कह रहे हैं, साउथ इंडिया की या नॉर्थ ईस्ट इंडिया की, यहाँ पे पेड़ पौधे काफी कट रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन साथ साथ ऐसे लोग अपने यहाँ उपलब्ध सीजनल और रीजनल चीजें जो खानी चाहिए, जो फॉर्मूला है कैंसर से बचने का, उसको छोड़ के इंपोर्टेड पैक्ड फूड पे जा रहे हैं। ये उनके जीवन शैली में बदलाव आया। एक्टिविटी खत्म होती जा रही है, मतलब सीढ़ियों की जगह लिफ्ट का इस्तेमाल करना, मोटराइज व्हीकल का इस्तेमाल करना, पैदल नहीं चलना मोटापा का कारण, जिससे महिलाओं में स्तन कैंसर, बच्चेदानी का कैंसर, पुरुषों में प्रोस्टेट का कैंसर, बड़ी आंत का कैंसर। इस तरह से कैंसर एक मल्टी फैसेटेड प्रॉब्लम है। और इसका टिपिकल फॉर्मूला है, अगर कैंसर से बचना चाहते हैं तो दो, बैक टू बेसिक्स। पहला फॉर्मूला B2B, दूसरा फॉर्मूला ट्राई टू बी एज नेचुरल एज पॉसिबल। अपने जीवन को सहजता, सरलता और तरलता के साथ जिए, कैंसर की बीमारी से आप दूर रहेंगे। यही चीजें हम लोगों ने छोड़ दी, इसलिए कैंसर की तादाद बढ़ी है। अंशुमान, एक चीज और समझना चाहूंगा, और खासतौर पे पहाड़ी राज्यों के बारे में, क्या वहां पे नशे का सेवन और तंबाकू का ज्यादा सेवन इन इलाकों में जो जा रहा है, कई रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं, चाहे ड्रग्स का बढ़ता है, ये एक बहुत बड़ी वजह है? बिल्कुल है, जिसमें कुछ चीजें कस्टम कल्चर के बेसिस पे, जैसे आप नॉर्थ ईस्ट को लें, खास के असम और एडजॉइनिंग जो प्रांत है, उसमें सुपारी को तांबुल कहा जाता है, और तांबुल का इस्तेमाल छोटे बच्चे से ही सिखाया जाता है कि इनके कस्टम का पार्ट है। लेकिन उनको ये कोई जागरूक नहीं कर रहा है कि भविष्य में कैंसर बनाएगा। दूसरा, ड्रग्स का बिल्कुल आपने इस्तेमाल किया, अक्रॉस द बॉर्डर पंजाब से एंटर करके ड्रग्स छोटे से शहर में पहुंचा, उसका इस्तेमाल बढ़ा है। एक कस्टम के तहत ये लोगों के दिमाग में भर दिया गया है कि ठंडे प्रदेश में रहने वाले को शराब पी के अपने अंदर गर्मी पैदा करनी है और सिगरेट या बीड़ी का धुआं लेके गर्म रखना है, जो बिल्कुल अवधारणा है। ऐसी कोई गर्मी नहीं है जो सिगरेट और शराब से मिलती है। आप योग प्राणायाम करें, शायद आप कैंसर से भी बचेंगे और आदत भी नहीं लगेगी। तो ये आपने प्रमुख कारण बताया जो पहाड़ी इलाकों में, जिसके कारण कैंसर की तादाद बढ़ी है। अब बिल्कुल बहुत अहम बात आपने कही, और शायद इस बात से ज़्यादा लोग परिचित ही ना हो कि कई चीज़ें हमारे कस्टम्स में हैं और वो ऐसी हैं जिनके बारे में जागरूकता ना होना इसकी बहुत बड़ी वजह बन रही है। सुपारी का उदाहरण वाकई मेरे ख्याल से बहुत कम लोगों को इस बारे में पता होगा। डॉक्टर राजीव, मैं आपके पास आना चाहूँगा, किस तरह के पैटर्न आप देख रहे हैं, किस तरह का कैंसर, जो बहुत सारी टेस्टिंग आपके लैब्स में होती होगी, कौन सा कैंसर भारत में ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है या उसके केसेस ज़्यादा टेस्ट में सामने आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं? जी, सो
जैसे मैंने पहले भी बताया कि फीमेल्स में और मेल्स में डिफरेंट तरह के कैंसर्स हैं जो कि सबसे ज़्यादा हो रहे हैं। तो फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर जो है वो नंबर 1 पे है। वो सबसे कॉमन कैंसर है फीमेल्स में, और अराउंड 14 to 16% जो सारे कैंसर्स फीमेल्स में होते हैं वो ब्रेस्ट कैंसर्स होते हैं। सेकंड नंबर पे आता है बच्चेदानी का कैंसर या सर्वाइकल कैंसर, और उसके बाद ओवरी का कैंसर। ये कैंसर जो हैं फीमेल्स में तीनों मिला के अराउंड 40 to 50% कैंसर जो हैं ये तीनों कैंसर्स होते हैं। और मेल्स में थोड़े अलग तरह के कैंसर्स होते हैं। उसमें ओरल कैविटी, जो लिप एंड ओरल कैविटी का कैंसर है, जो कि सबसे कॉमन है। और उसका मेन जो वजह है वो तंबाकू का सेवन करना है, या तो च्यूएबल टोबैको या फिर स्मोकिंग से रिलेटेड। सो वो सबसे कॉमन है मेल्स में। उसके बाद लंग का कैंसर भी बहुत कॉमन है मेल्स में, स्टमक कैंसर बहुत कॉमन है। सो ये सारे कैंसर जो हैं सबसे कॉमन है इंडिया में। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत ही विस्तार से डॉक्टर राजीव ने बताया कि कौन से कैंसर जो हैं वो आजकल सबसे ज़्यादा कॉमन हैं, और महिलाओं और पुरुषों में कौन कौन से कैंसर आजकल डिटेक्ट हो रहे हैं। सुषमा जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। एक अगर व्यक्ति जो चाहता है कि वो अपने आप को बेहतर रख सके, ठीक है, वातावरण और बाकी चीज़ें हैं, फिर भी उसकी एक अच्छी, जो कहते हैं कि आदर्श थाली, जो एक कह सकते हैं एक हेल्दी थाली अगर हम सजाएं किसी व्यक्ति की, तो उसमें क्या क्या होना बेहद ज़रूरी है ताकि वो कैंसर, और कैंसर ही नहीं बाकी बीमारियों से भी बच सके। थाली में पोर्शन साइज के अलावा हमें ध्यान रखना है कि हम किस टाइम पर खाना खा रहे हैं, क्योंकि मील टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एज पर अगर आप देखें कि थाली में हम क्या क्या सजा रहे हैं उसके अलावा, तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम ब्रेकफास्ट कभी स्किप ना करें। नाश्ता, दोपहर का खाना और रात के खाने में लगभग 6 घंटे का गैप हमें मेंटेन करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर 8, साढ़े 8 आप ब्रेकफास्ट करते हैं तो 2, ढाई बजे तक आपका लंच और मैक्सिमम 8:30 आपका डिनर हो जाना चाहिए। इस बीच में आपको हल्का फुल्का कुछ स्नैक लेना है, मिड मील्स भी लेना है। इसके अलावा अगर हम थाली को देखें तो थाली का आधा हिस्सा सब्जियों और फलों का होना चाहिए। उसके अलावा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोटीन जो कि दाल में मिलता है, दूध, दही, पनीर। इसके अलावा नॉन वेजिटेरियन फूड में मिलता है, आप वो इंक्लूड कर सकते हैं। नॉन वेज में आप रेड मीट अवॉइड करें। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप दाल और बाकी दूध, दही वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल की क्वांटिटी बहुत कम रखनी है, क्योंकि ज्यादा तेल लेने से चर्बी बढ़ेगी शरीर में और बाकी बीमारियों को वो निमंत्रण देता है। तो आपको तेल बहुत कम इस्तेमाल करना है। दूध फ्रेश लेना है। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि 10 से 12 ग्लास पानी लेना ही लेना है। सब्जी की क्वांटिटी जो भी आप खाएं वो कम से कम 1 कटोरी, क्योंकि मैंने बोला हाफ प्लेट में लगभग सब्जी या फल होना है, तो दिन में आप कोशिश करें कि एक फल, लगभग 150 से 200 ग्राम एक फल और कुछ नट्स जरूर इंक्लूड करें अपने डाइट में। उसके अलावा जो भी आप खाना खाते हैं वो फ्रेश ले, लेफ्ट ओवर्स को अवॉइड करें। और उसके साथ ही आपको ध्यान रखना है कि आपको मील आराम से चबा के खाना है ताकि आपका डाइजेशन इंप्रूव हो। साथ ही इसके अलावा जो आपको ध्यान रखना है वो आपकी स्लीप टाइमिंग है। अगर आप अच्छे से नींद लेते हैं तो आपका वजन कंट्रोल रहने में हेल्प करेगा। सारी अगर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट वगैरह इंक्लूड करते हैं तो आप पूरी तरह से हेल्दी रहेंगे। इससे आप कैंसर और बाकी रोगों से बच सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अहम सलाह आपने सुषमा जी दी, और हम उम्मीद करते हैं कि जो भी दर्शक ये शो इस वक्त देख रहे होंगे उन्होंने ये बातें नोट डाउन की होंगी, और अगर वो चाहें तो हम ये पूरा शो जो है वो उन्हें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, यूट्यूब, बाकी जगहों पे भी मिलेगा, वहाँ से भी वो इम्पॉर्टेंट बातें सुन सकते हैं और अपने जीवन में अपना सकते हैं। डॉक्टर अंशुमान, अब हम आते हैं कैंसर के लक्षणों की बात। हम अक्सर कैंसर के बारे में कहा जाता है कि जब एकदम ये आखिरी स्टेज में है या बहुत डैमेज कर लेता है तब ये लक्षण दिखाता है। क्या इस तरह का कोई मिथ है, या इसको लेकर आप बेहतर रोशनी डाल पाएंगे? जी, बिल्कुल मिथ नहीं है, सच्चाई है।
अगर कैंसर की जांच स्क्रीनिंग के तहत, जिसको कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम ऑफ इंडिया के तहत हो, तो एक सुविधा मिल सकती है कि जल्दी पकड़ें। दूसरा, हर व्यक्ति को जागरूक होना है और हर डॉक्टर को जो कैंसर से डील नहीं करे उनको भी जागरूक होना है। किस चीज के लिए जागरूक होना है? हर व्यक्ति को जागरूक होना है। कोई भी असामान्य लक्षण अगर आपको दिखे जो 3 हफ्ते के इलाज के बाद भी ठीक नहीं हो रहा, उदाहरण के तौर पे मुंह में या कहीं ऐसा जख्म बन जाए, खास करके जब पान गुटखा खाते हो, तो सर्दी खांसी 3 हफ्ते से ज्यादा हो, दवा आपने ले ली ठीक नहीं हो रहा है, अपाचन एसिडिटी की शिकायत 3 हफ्ते से ज्यादा आपने दवा ले ली ठीक नहीं हो रहा है, या पेट में भारीपन रहना, इंडाइजेशन होना, लैट्रिन के रास्ते पेशाब के रास्ते ब्लड का आ जाना, इस तरह से उदाहरण के तरह पे शरीर में कहीं गांठ का महसूस होना, लेकिन आपने नॉर्मल दवा कराई, डॉक्टर ने देखा और ये बीमारी या तो ठीक होकर दोबारा हो गई या नहीं ठीक हो रही है, ये असामान्य लक्षण है। कैंसर की जांच जरूर कराएं। 100 में से 90% लोगों को कैंसर नहीं मिलेगा, कोई साधारण बीमारी मिलेगी, उसका इलाज हो जाएगा, लेकिन 10 लोग ऐसे पकड़े जाएंगे बहुत अर्ली स्टेज या प्री कैंसर स्टेज में पकड़े जाएंगे, उनको वहीं रोक दिया जाएगा और कैंसर एडवांस नहीं होगा। तो असामान्य लक्षण के लिए हर नागरिक अपने प्रति जागरूक हो जाए, हर व्यक्ति जागरूक हो जाए। डॉक्टर को जागरूक होना है जो कैंसर का इलाज नहीं कर रहे हैं, कि कोई भी व्यक्ति अगर आपके क्लिनिक पे हॉस्पिटल में आता है, दिखाता है, आपने दवा दी लेकिन उसको मनचाहा फायदा भी नहीं हुआ है, तो एक बार उस अंग का कैंसर की जांच सबके लिए उपयुक्त बनी हुई है, कहाँ अल्ट्रासाउंड कराना है, कहाँ एंडोस्कोपी करानी है, पैप टेस्ट कहाँ कराना है, उसको जरूर करा के देखें, ताकि आपका मरीज अर्ली स्टेज कैंसर में डायग्नोज हो सके और उसका इलाज संभव हो सके। यही फॉर्मूला है कैंसर को जल्दी पकड़ने का। बिल्कुल, और साल दर साल ये बात वाकई समझनी होगी कि सबसे अहम है जागरूकता, और हम कैंसर को तभी हरा पाएंगे जब हम जागरूक रहेंगे। और जैसा डॉक्टर अंशुमान ने कहा कि न सिर्फ पेशेंट को बल्कि डॉक्टर्स को भी बहुत ज़्यादा जागरूक रहना होगा, अलर्ट रहना होगा। डॉक्टर अंशुमान, कई केसेस में हम ये भी सुनते हैं कि एक आदमी है, बड़ा ही बेहतर जीवन जीता है, रोज़ एक्सरसाइज करता है, बहुत अच्छा भोजन करता है, किसी तरह की कोई बुरी आदत भी उसमें नहीं है, ना तो वो तंबाकू खाता है, ना सिगरेट पीता है, ना वो शराब पीता है, एक आदर्श जीवन जीने वाला व्यक्ति है, लेकिन उसके बावजूद उसे कैंसर हो गया। कैसे समझें इसे? जी जी बिल्कुल। कैंसर के कारण को 3 भाग में बांट लें। व्यक्तिगत, जिसमें उसकी जीवन शैली, उसके खान पान, सामुदायिक या सामूहिक, जो हमारे कम्युनिटी की चीजें हैं, और तीसरी चीज जेनेटिक, जो मैंने कहा जेनेटिक सिर्फ 5 से 15% रोगियों में जेनेटिक कैंसर होता है। व्यक्तिगत बातें हमने कर ली। सामुदायिक या सामूहिक, हमारे वातावरण का प्रदूषण कैंसर का बहुत बढ़ता हुआ कारण हो रहा है। फूड एडल्ट्रेशन, मतलब खाने पीने की चीजों में मिलावट आ रही है। आपने सुना होगा, सब्जियों वाली मेरी रिसर्च थी, यमुना खादर की सब्जियां जहरीली हैं। आर्सेनिक, कैडमियम, लेड, मरकरी, जो उसके किनारे सब्जियां उग रही हैं उसमें है। तो आप किस सोर्स से कौन सा प्रोड्यूस खाने की चीज उठा रहे हैं, ये आपको जानना जरूरी है। इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइजर का अत्यधिक इस्तेमाल, वो बेचारा इनोसेंट बायस्टैंडर है जो अपनी जीवन शैली ठीक रख रहा है, लेकिन क्योंकि खेती जो हुई उसमें फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड की मात्रा ज्यादा है और कई सालों तक आप इसके एक्सपोजर में आ रहे हैं। इन्वायरमेंटल रेडिएशन, बहुत सारी जगह ऐसी हैं। अभी WHO का रिसर्च कंप्लीट नहीं हुआ, 4 साल और है, जिसमें रेसिडेंशियल एरिया में मोबाइल टावर का होना जो ब्रेन ट्यूमर को बढ़ा रहा है, ऐसा ट्रेंड दिख रहा है। रिसर्च पेपर जब पब्लिश हो जाएगा तब हम मानेंगे कि ये सही है या गलत है। माइक्रोवेव का अत्यधिक इस्तेमाल, टेफ्लॉन कोटिंग बर्तन का इस्तेमाल, हाइड्रोजनेटेड ऑयल जो रिफाइंड ऑयल के नाम से बिकता है, उसका बार बार गर्म करके आप बाहर समोसे पकौड़े जो खाते हैं, वो कैंसर का बहुत बड़ा कारण है। इसलिए अनगिनत हिडन कारण आपके वातावरण, आपके जीवन शैली, आपके रोजमर्रा की जिंदगी में है, लेकिन आप उसके प्रति जागरूक नहीं हैं। तो इस प्रोग्राम को आप लोग सेव करके रखिए और जब हो आर्काइव की तरह उठा के देखिए और अपने जीवन को बदलिए। जिसमें एक प्रमुख कारण है प्लास्टिक की बोतल। अपने फ्रिज से, रसोई से निकालिए प्लास्टिक के बर्तन, और गाड़ी में प्लास्टिक के पानी के बोतल मत रखिए। गर्म होने से BSA और थैलेट्स नाम का केमिकल रिलीज होता है और कैंसर बनाता है। इसलिए इन चीजों के लिए जागरूक होइए। जीवन आपका है, स्वस्थ रहना है आपको। बिल्कुल बिल्कुल। और वाकई मैं खुद ये मानता हूँ कि ये शो करते वक्त कितनी ऐसी जानकारियाँ थीं, कितने ऐसे भ्रम थे जो एक व्यक्ति के तौर पर मेरे भी दूर हुए हैं, और मेरे ख्याल से जो भी दर्शक इस वक्त हमें देख रहे होंगे उन सब को बहुत सी बातें क्लियर हुई होंगी। डॉक्टर राजीव,
क्या स्टेज के हिसाब से जो कैंसर के स्टेजेस हैं उसके हिसाब से भी जो जांच है, जांच की प्रक्रिया है वो बदलती रहती है? कौन कौन सी अहम जांचें इस दौर में होती हैं, अगर आप समझा पाएं? डॉक्टर राजीव, आपका साउंड जो म्यूट है उसे अनम्यूट कर दें जरा। हाँ जी। जो आपने बिल्कुल ठीक कहा, स्टेज के हिसाब से जांच अलग हो सकती है। अगर अर्ली स्टेज कैंसर है तो उसमें यूजुअली जैसे कैंसर जो है, अगर कुछ सुपरफिशियल ब्रेस्ट का कैंसर है तो वो डिटेक्टेबल इतना इजीली नहीं होगा। उसके लिए अल्ट्रासाउंड या फिर मैमोग्राफी करना ज़रूरी होगा, और उसके बाद उसका आगे की जांच या नीडल टेस्ट जो जिसको FNAC कहा जाता है वो किया जाएगा। वो फर्स्ट टेस्ट होता है और उसके बाद बायोप्सी होती है। जो फाइनल जो डायग्नोसिस होता है वो बायोप्सी के बेस पे होता है। बायोप्सी में एक टुकड़ा लिया जाता है कैंसर का, जो भी गांठ होती है उसका एक छोटा टुकड़ा लिया जाता है और उसका एक हिस्टोपैथोलॉजी टेस्ट किया जाता है, जिससे ये पता चलता है कि वो कैंसर है या नहीं। जब एक बार कैंसर डिटेक्ट हो जाता है तो उसके बाद आगे का जांच किया जाता है, जिसमें उसकी स्टेजिंग की जाती है। स्टेजिंग करने के लिए हमें फर्दर एंडोस्कोपी करने की रिक्वायरमेंट होती है, या फिर PET-CT एक टेस्ट होता है, रेडियोलॉजिकल टेस्ट, जिससे कि पता लगता है कि शरीर के किस किस हिस्से में कैंसर जो है ऑलरेडी फैल चुका है या कहीं नहीं फैला है, सिर्फ जहां पे प्राइमरी वो डिटेक्ट हुआ है वहीं पर है। और उसके बेसिस पे, उसके रिजल्ट के बेसिस पे आगे के फर्दर टेस्ट भी किए जाते हैं। अब जो कैंसर का एक बार हिस्टोपैथोलॉजी से जो डायग्नोसिस हो जाता है, अब कैंसर के बहुत सारे अलग अलग टाइप्स होते हैं और हर कैंसर टाइप का अलग ट्रीटमेंट जो है वो भी बिल्कुल अलग अलग होता है। वो विशेषज्ञों की देखरेख में करना होता है। और जाहिर सी बात है कि इन सब चीज़ों में एक बात सबसे अहम सामने आ रही है कि हमें बहुत ही ज़्यादा अवेयर रहना होगा, और हमें वाकई ये नहीं सोचना होगा कि हम एक आम व्यक्ति हैं तो हमें इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत क्यों है। लेकिन वाकई आज इन्फॉर्मेशन ही है जो आपको बचा सकती है, आपको प्रिवेंट कर सकती है ऐसी किसी भी बीमारी से। समय कम है, वैसे ये चर्चा ऐसी कि शायद आगे भी हम इस पर बातचीत कर सकते थे। आगे भी हम इस पर ऐसे ही शोज लाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे डॉक्टर अंशुमान, इसके साथ ही डॉक्टर राजीव और सुषमा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बेहतर तरीके से आप सभी ने हमारे दर्शकों को जागरूक किया। आज कैंसर अवेयरनेस डे है, नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे, और कोशिश यही हमारी कि जिस तरह से जो आंकड़े हैं कि रोजाना करीब 1300 लोग हैं जो कैंसर की वजह से जान गंवा रहे हैं। इसके अलावा भारत में कैंसर की बात करें तो होने वाली मृत्यु का प्रतिशत विकसित देशों के, डेवलप्ड नेशंस के मुकाबले लगभग दोगुना हो चुका है। और विशेषज्ञ कह रहे हैं कि महामारी हो चुकी है, बस अनाउंसमेंट बाकी है। तो हमें कहीं ना कहीं जागरूक रहना होगा, हमें ध्यान देना होगा। जो भी हमने आपको इस शो में बातें बताई, उम्मीद है आपकी जानकारी में इजाफा हुआ होगा, और ज़्यादा जागरूक हुए होंगे। फिलहाल इस शो में हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए ET Now स्वदेश। नमस्कार।